Hello everyone, welcome to Precious YouTube channel. So this video will see some concepts on center of mass and center of mass frame, particularly how to calculate the energy in center of mass frame and use that expression. तो we'll see two examples. एक क्वेश्चन इरोडोव का देखेंगे और एक क्वेश्चन एक जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कोलिजन्स के केस में टू बॉडी कोलिजन्स के केस में चेंज इन एनर्जी जो होता है वो कैसे निकालते हैं। तो पहले प्रॉब्लम देखते हैं। मान लो हमारे पास m1 v1 है और m2 v2 मतलब ये दो मासेस है, इनकी ये वेलोसिटीज और इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सच दैट v1 ग्रेटर देन v2। तो कोलिजन होने वाला है और उस कोलिजन का कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन e है। तो अगर e1 नहीं होगा मतलब इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो हमें पता है लॉस इन एनर्जी होगी। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो पॉज करके देखना कि जो एनर्जी के कारण चेंज अगर ई मैं आपको दे दूं तो आप मेरे को ये बताओ कि जो कोलिजन के कारण चेंज इन एनर्जी या लॉस इन एनर्जी कितना होगा। तो आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आप ये कर रहे हो कि पहले एनर्जी की कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो, इसकी फिर इसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो, मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो और ई की इक्वेशन लिख रहे हो, फिर एनर्जी निकाल रहे हो और फिर फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो, इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको एक लाइन में कर सकते हो और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिड्यूस करेंगे, फिर एक इरोडोव का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एक ही लाइन में। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको ये तो पता ही होगा कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तरीका है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखने का। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाएं तो क्योंकि हम किसी और के फ्रेम में जा रहे हैं तो बाकी चीजें उसके रिलेटिव देखेंगे। तो इन बॉडीज की जो वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चेंज हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर वेलोसिटीज चेंज हो गई बॉडीज की तो उनकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, है ना। मतलब सेंटर ऑफ मास पे अगर हम बैठ जाएं, उसकी वेलोसिटी पे चलते हुए दूसरों को देखें तो हमें उनकी एनर्जी क्या दिखेगी। तो जो पहला बॉडी है उसकी वेलोसिटी v1 माइनस vcm हो जाएगी, तो उसकी एनर्जी मेरे को दिखेगी हाफ m1 v1 माइनस vcm स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं दूसरी बॉडी देखूं तो वो मेरे को दिखेगा कि वो v2 माइनस vcm पे चल रहा है क्योंकि मेरी वेलोसिटी vcm है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm है, तो मेरे को उसकी एनर्जी दिखेगी हाफ m2 v2 माइनस vcm स्क्वायर। तो मेरे को टोटल एनर्जी इनका सम दिखेगी। m1 की एनर्जी मेरे को लगेगा हाफ m1 v1 माइनस vcm का होल स्क्वायर है। असली में हाफ m1 v1 स्क्वायर है ग्राउंड फ्रेम में, लेकिन किसी और के फ्रेम में जाओगे तो वेलोसिटी चेंज होगी और उसके कारण एनर्जी भी चेंज जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट चीज है और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में भी कुछ और अलग आएगी। तो टोटल एनर्जी जो सेंटर ऑफ मास को दोनों बॉडीज की दिखेगी वो हाफ m1 v1 माइनस vcm का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 माइनस vcm का स्क्वायर दिखेगी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हाफ सेंटर ऑफ मास की अगर आप वेलोसिटी इसमें सब्स्टिट्यूट करो एक्सप्रेशन, तो हाफ m1 v1 प्लस यहाँ पे m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, थोड़ी सी मैथ्स है मतलब अलजेब्रा है, तो उसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं तो फिर उनको हम यूज करना सीखेंगे। लेकिन मैं प्रूफ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इंट्यूशन हो कि ये चीजें आती कैसे हैं और कब यूज कर सकते हैं। तो इसमें m1 v1 माइनस m1 v1 टर्म कट जाएगा, m2 v1 माइनस m2 v1 माइनस m2 v2 आएगा, तो m2 कॉमन v1 माइनस v2 का स्क्वायर। तो हमने ये टर्म निकाल लिया। मैंने बेसिकली क्या किया, m1 को मतलब डिनोमिनेटर कॉमन लिया, तो m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर कॉमन आया, m1 v1 माइनस m1 v1 एक टर्म आएगा वो कट जाएगा, एक m2 v1 माइनस m2 v2 आएगा तो उसमें m2 कॉमन ले लूंगा, तो m2 v1 माइनस v2 का स्क्वायर। सिमिलरली इसमें अगर कंप्यूटेशन करोगे तो हाफ m2 डिनोमिनेटर प्लस में m1 प्लस m2 का स्क्वायर ही आएगा और यहाँ पे m1 आएगा और v1 माइनस v2 का स्क्वायर। तो सिमेट्री से लिख सकते हो, m1 को m2 से रिप्लेस कर दो, v1 को v2 से रिप्लेस कर दो, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब इनको सम कर लेते हैं। तो जब सम करोगे तो आप देख सकते हो क्या होगा कि हाफ, ठीक है, और अब नीचे डिनोमिनेटर पे m1 प्लस m2 का स्क्वायर कॉमन है और ऊपर v1 माइनस v2 को मैं v रिलेटिव लिख रहा हूँ, है ना, v1 माइनस v2 v रिलेटिव है तो उसका स्क्वायर। बचे हुआ टर्म क्या है, m1 का स्क्वायर m2 प्लस m2 का स्क्वायर m1। इसमें अगर मैं m1 m2 कॉमन लेता हूँ, इसमें अगर मैं m1 m2 कॉमन लेता हूँ तो आप देख सकते हो क्या आएगा, हाफ v रिलेटिव अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ठीक है। और हमने m1 m2 कॉमन लिया तो यहाँ पे m1 प्लस m2 आ जाएगा और इसमें से ये और ये कट जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v रिलेटिव का स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर था, तो आप देख सकते हो हमने कुछ अलजेब्रा करी, इनका ऐड करा, इसमें m1 m2 कॉमन ले लिया, v रिलेटिव्स का स्क्वायर और डिनोमिनेटर यहाँ पे v1 माइनस v2 दोनों टर्म्स में तो उसका स्क्वायर कॉमन ले लिया और m1 प्लस m2 भी दोनों टर्म्स में तो उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया। तो हाफ v रिलेटिव का स्क्वायर, v1 माइनस v2 को मैंने v रिलेटिव लिख लिया और अब यहाँ पे फिर m1 का स्क्वायर बचेगा, ये यहाँ पे m1 है वो
उसका स्क्वायर टाइम्स यहाँ पे m2 है, सिमिलरली यहाँ पे m2 उसका यहाँ पे स्क्वायर है और टाइम्स m1 है ना। तो m1 स्क्वायर m2 प्लस m2 स्क्वायर m1, उसमें से भी m1 m2 कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2 आएगा। और फिर हमने इसको हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v रिलेटिव का स्क्वायर लिख लिया। तो इस क्वांटिटी को मैं डिफाइन कर देता हूँ रेड्यूस मास, तो इसको मैं म्यू डिफाइन कर देता हूँ रेड्यूस मास, है ना। तो मैथमेटिकली बोल दो, किसी वीडियो में शायद इसके फिजिकल इंट्यूशन बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको मैं रेड्यूस मास कहता हूँ। इस क्वांटिटी को अगर दो बॉडीज हैं तो म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू रेड्यूस मास। ये रेजिस्टेंसेस जैसा ही है, तो ये भी मतलब पैरेलल रेजिस्टेंसेस टाइप कुछ है, मतलब मैथमेटिकली 1 बाय म्यू इज इक्वल टू 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2 भी लिख सकते हो। तो ये कुछ मैंने अलजेब्रा करी, आपको मैंने फिजिक्स समझा दी, और अलजेब्रा अगर आपको थोड़ी कम्बरसम लग रही हो तो एक बार आप पेपर पे लिख के देखो, आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमने निकाला क्या, ये हमने निकाला T, जिसको मान लो काइनेटिक एनर्जी इन COM फ्रेम, है ना, सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v रिलेटिव स्क्वायर होगी। अब मैं कुछ और टर्म डिफाइन करता हूँ, मैं डिफाइन करता हूँ एक टर्म काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी अगर कोई पूछे क्या होगा, तो वो होगा हाफ कैपिटल M v cm का स्क्वायर। बेसिकली सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी का इंट्यूशन ये होता है कि ये मान लो कि सारी बॉडीज का टोटल मास v cm की स्पीड से चल रहा है, तो उस मास का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो अगर m1 प्लस m2 दोनों मिला के v cm की वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास है, एज इफ पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है और v cm की वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस पूरे मास की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ पे m1, ये m1 टोटल मास है, तो अगर टू बॉडी सिस्टम है तो ये m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो हमने डिफाइन करा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और हमने डिफाइन करा काइनेटिक एनर्जी इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है। तो अब हम एक रिलेशन में लिखता हूँ, उसको आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो कि ये T है, ये है काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। तो टू बॉडी सिस्टम के लिए मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी इन COM फ्रेम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है इसमें। T पहला टर्म क्या है कि ग्राउंड फ्रेम है, नॉर्मली आप हाफ m1 v1 स्क्वायर लिखो प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर लिखो, है ना, दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो। हमने डिफाइन कर लिया था TCOM को वो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ कैपिटल M, पूरा मास VCM की स्पीड से चल रहा है, तो VCM का स्क्वायर। और हमने अभी अभी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, वो है हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर। तो आप इस पे म्यू वी रिलेटिव इन सब की वैल्यूज डालोगे तो आ जाएगा। एल्जेब्रिक मतलब कैलकुलेशन है, अगर आप में से किसी को इसमें डाउट आ रहा हो बस वैल्यूज डालनी है, दोनों टर्म्स को देखोगे इक्वेट हो जाएंगे, बहुत आसान है। इसमें म्यू की वैल्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, वी रिलेटिव की वैल्यू v1 माइनस v2। तो इसमें मैं लिख भी देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। म्यू की वैल्यू यहाँ पे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, वी रिलेटिव की वैल्यू v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1 ले लो, स्क्वायर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। vcm की वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 है, और ये टोटल मास है, ये m1 प्लस m2 है। तो इन सब टर्म्स को डालो, दोनों साइड्स कैलकुलेट करो, ये बराबर आ जाते हैं। तो हमने देखा अगर मेरे को किसी भी सिस्टम की एनर्जी लिखनी है तो उसको मैं लिख सकता हूँ उसकी सेंटर ऑफ मास की एनर्जी प्लस उसकी सेंटर ऑफ मास की एनर्जी, तो एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये है एनर्जी ऑफ ग्राउंड इन ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम में एनर्जी इज एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि इसकी इंट्यूशन क्या है। तो सेंटर ऑफ मास अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रह सकती है, VCM इज इक्वल टू कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, है ना। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स तो VCM कांस्टेंट है, तो इसका मतलब TCOM कांस्टेंट है ना, क्योंकि TCOM का एक्सप्रेशन देखो तो वो हाफ m टोटल मास सिस्टम का कांस्टेंट रह रहा है, और VCM नहीं बदल रहा तो TCOM नहीं बदल रहा। तो ये रोड ऑफ का क्वेश्चन है, इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलो देखते हैं इसको, अभी देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि TCOM कांस्टेंट रह रहा है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा और कोलिजन हो रही है फिर भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो ग्राउंड फ्रेम में चेंज होगी, अगर TCOM बदल नहीं रहा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास ही बदलना पड़ेगा, और ऐसा होता भी है। कोलिजन में देखो T एनर्जी अबाउट COM क्या आता है, हाफ म्यू V रिलेटिव स्क्वायर। तो कोलिजन के दौरान V रिलेटिव चेंज हो जाता है, तो V रिलेटिव चेंज होता है तो उसके कारण ये वाला टर्म चेंज हो सकता है,
TCOM कभी चेंज नहीं होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करता, और कोलिजन के दौरान V रिलेटिव चेंज हो सकता है। तो अगर V रिलेटिव चेंज हुआ तो ये वाला टर्म चेंज होगा और उसकी वजह से ये सम चेंज होगा। तो अ, हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा कोलिजन के दौरान। क्या होता है कि V रिलेटिव इनिशियली जो कुछ होगा, इनिशियली कुछ होगा और फिर फाइनली कुछ होगा। V रिलेटिव फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि V रिलेटिव चेंज हो सकता है कोलिजन के दौरान, तो फाइनली कुछ और हो जाएगा। तो हमें पता है कैसे रिलेटेड होते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच इज इक्वल टू ई। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो तो V रिलेटिव फाइनल ही होगा, तो ये V रिलेटिव फाइनल अपॉन V रिलेटिव इनिशियल इज इक्वल टू ई, है ना। और अगर ई वन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे और चेंज हो जाएंगे। तो अगर चेंज हो जाएंगे तो उस चेंज के कारण वो वाला टर्म चेंज होगा और एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो अगर हमें चेंज इन टी निकालना है तो दैट इज चेंज इन टी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, है ना। यही तो टर्म है, क्योंकि जो टी सी ओ एम है कांस्टेंट है, तो सिंस टी सी ओ एम एन इज कांस्टेंट, तो अगर टी सी ओ एम कांस्टेंट है तो जो चेंज इन एनर्जी आएगा वो सिर्फ चेंज इन एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम होगा। एंड दिस इज हाफ म्यू वी रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर माइनस वी रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर। तो ये ऐसा फील हो रहा है कि एक बॉडी, अगर किसी बॉडी का मास म्यू होता और उसकी इनिशियली वेलोसिटी वी रिलेटिव होती और फिर बाद में वी रिलेटिव फाइनल कुछ और हो जाती, तो उसके कारण जो चेंज इन एनर्जी आई वही सीधा पूरे कोलिजन के कारण जो सब बॉडीज में चेंज इन एनर्जी आई वो हो जाती है। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है जिसके कारण पूरी प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई। तो हाफ म्यू, अब वी रिलेटिव इनिशियली तो तुम्हें पता है क्या है, उसको ऐसे ही रहने दो, और इस वाले एक्सप्रेशन से हम इसको लिख सकते हो वी रिलेटिव इनिशियल इनटू ई का स्क्वायर, है ना। तो ई हमें पता है तो डायरेक्टली हम वी रिलेटिव में चेंज निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग की वेलोसिटीज है क्या, हमें सिर्फ चेंज से मतलब है। तो हाफ म्यू वी रिलेटिव का इनिशियल का स्क्वायर माइनस इसमें वन माइनस ई स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला आ जाता है यार जो आप याद रख सकते हो कि ड्यूरिंग कोलिजन अगर ई है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वी रिलेटिव हमें पता है, तो वी रिलेटिव हमें v1 माइनस v2 हमें इनिशियली दे रखा था, म्यू अगेन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कैलकुलेट कर सकते हो एक ही लाइन में, और एक ही लाइन में आपकी ड्यूरिंग कोलिजन जो टोटल एनर्जी चेंज होगी वो आप निकाल सकते हो। तो ब्रीफ में ये है कि टोटल एनर्जी जो ग्राउंड फ्रेम में होती है वो एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाला टर्म हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर होता है, जिसमें वी रिलेटिव चेंज हो सकता है कोलिजन के दौरान, और टी सी ओ एम कॉन्स्टेंट रहता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे। तो एनर्जी में चेंज सिर्फ इस रिलेटिव वेलोसिटी इन चेंज की वजह से ही आ सकता है। तो ये हमने देखा कैसे हम उसी ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर फिर क्या हो जाएगा, हाफ एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू v1 माइनस v2 का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया और इसको हम याद भी रख सकते हैं, और हमने इंट्यूशन मैंने पूरा बता दिया तो याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, हम हमेशा लिख सकते हो। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं यूरोडोफ का। तो यूरोडोफ का एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक स्मॉल मास m है, तो यहाँ पे एक मास m है और ये नीचे जा रहा है, तो ये m इधर यहाँ पे फ्रिक्शनलेस स्मूथ हिल के नीचे गिरेगा, और फिर इस कैपिटल मास ये जो प्लैंक है कैपिटल मास m का, तो उसके साथ स्लाइड करने लगेगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो इसका कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, वो वेलोसिटी हमें पता है √2gh आ जाएगी अगर स्मूथ मास है, और ये यहाँ पे एक प्लैंक है कैपिटल M मास का, तो इन दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी होगी और यहाँ पे फ्रिक्शन भी है। तो इस सरफेस के लिए जो म्यू है वो जीरो नहीं है, तो फ्रिक्शन भी है, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण इन दोनों में फोर्सेस कुछ लगने लगेंगे ताकि इनकी वेलोसिटी बराबर हो जाए, रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करेगा। तो कहता है कि a small disk of mass m slides down a smooth hill on a height h without initial velocity। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u is equal to 0 है। हमें पता है कि अगर ये स्मूथ हिल है और h हाइट से गिरेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी √2gh हो जाएगी, तो v √2gh है, ये आपको पता है। And gets onto a plank of capital mass m lying on a horizontal plane. Due to friction between the disk and the plank, the disk slows down and the beginning with a certain moment moves in one piece with the plank। तो ये हमें पता है अगर इनके बीच में relative velocity है और friction होगा तो friction तब तक दोनों की acceleration cause करेगा जब तक दोनों same velocity के साथ move नहीं करने लगते हैं, तो थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ move करने लगेंगे। Find the total work performed by the friction forces in this process। तो इस दौरान friction force कोई work करेगा और हमें वो बताना है, तो इसको हम देखते हैं कैसे calculate कर सकते हैं। तो होगा क्या यार कि इनिशियली हमने देख लिया था कि √2gh के साथ मूव करेगा और इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ये कैपिटल मास m है, इसकी प्लैंक इसकी वेलोसिटी 0 है, और ये स्मॉल m है, इसकी वेलोसिटी √2gh है। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये कैपिटल मास m है और ये स्मॉल m है, दोनों किसी वेलोसिटी v से मूव करने लगेंगे, तो कोई चेंज इन एनर्जी आएगी। अब इसमें वही केस है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ कर रहा, फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है, ये इस पे फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, वो इस पे फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, दोनों इंटरनल फोर्स है, तो फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है। इसका मतलब जो एनर्जी है वो हम उसको लिख सकते हैं टी सी ओ एम की सेंटर ऑफ मास की एनर्जी प्लस
अबाउट COM, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एनर्जी। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करता तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसका चेंज अगर मैं लिखूं तो इसमें चेंज के टर्म्स में लिखे कि चेंज इन टोटल एनर्जी इज चेंज इन सेंटर ऑफ मास की एनर्जी प्लस चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो अगर सेंटर ऑफ मास की एनर्जी चेंज नहीं होगी क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो TCOM 0 है। तो ये एक चेंज इन एनर्जी सिर्फ उस पर रिलेटिव आ गई सेंटर ऑफ मास के। तो ये हमें पता ही है हाफ म्यू, एंड में दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इनिशियली √2gh है, तो 2gh उसका स्क्वायर करोगे तो 2gh आ जाएगा। अब ये एक चेंज इन एनर्जी आई, और फ्रिक्शन ही एक ऐसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो एक्ट करे, जो चेंज इन एनर्जी ला सकता है। इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये हो गया, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि उस सिस्टम पे नेगेटिव, मतलब फ्रिक्शन सिस्टम पे नेगेटिव वर्क करेगा ताकि उसकी एनर्जी कम हो जाए, तो नेगेटिव साइन आ गया। तो अब देख सकते हो हमने एरोडोर का क्वेश्चन कैसे एक लाइन में सॉल्व कर दिया, और आई होप आपको सेंटर ऑफ मास के एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो। सेंटर ऑफ मास के कई यूजेस हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम और सेंटर ऑफ मास के, तो उनको किसी और वीडियो में देखेंगे। सो अगर पसंद आया यार वीडियो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर कुछ ना समझ आया, कुछ ना अच्छा लगे वीडियो के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, अच्छा लगे तो भी लिख देना। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी।